कल हम इसको स्टार्ट किए थे निर्वाचन आयोग को, ठीक है। इसकी चर्चा भाग 15 में है। भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेके 329 तक। 329 क था, ये निरस्त हो गया है तो इसको नहीं लेना है। 324 से लेके 329 तक है, ठीक है। कल हम आपको बताए थे, आप लोगों को ये पढ़ा रहे थे, तभी तो क्लास बंद हो गया। कल पढ़ा रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे कि ये जो चुनाव की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये समझा रहे थे हम। डायरेक्टली हम निर्वाचन आयोग क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम है, वहाँ से बता के हटा देते हैं। डायरेक्ट वही बताया जाता है, लेकिन इधर यहाँ क्या होता है कि बताना पड़ता है कि काहे ज़रूरत पड़ी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास उस समय सत्ता थी, पावर थी उनके पास, वो चाहते तो राजशाही शासन या लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा कही गई बातों को चाहते तो उस तरह अपना सकते थे कि नहीं, हम जो है यहाँ पे राजशाही शासन चलाएंगे, हम चुनाव नहीं कराएंगे, जैसे चाइना का शी जिनपिंग है, वैसा कोई सिस्टम ले लिए होते। समझ में सर 24 पढ़ रहे थे तो कल उसमें ये दिया था कि जनता दल पार्टी 13 अप्रैल 1989 को इसका गठन किया और फिर 90 में ये आयोग वाला को रद्द कर दिए। आर्टिकल 324 में नहीं होगा ऐसा। थोड़े उसमें ये नहीं है, 24 में ये था सर। आर्टिकल 324 में ये कह सकता है, वो उसके पास शक्ति है, लेकिन आर्टिकल 324 जो है इसका विस्तार बहुत बड़ा है ना, और इसके बाद 25, 26 ये बहुत नॉर्मल है। आर्टिकल 324 ही बड़ा है। तो 25 में मतदान का अधिकार था, 26 में 18 में 21 को 18 कर दिया था और 27 में मतलब राज्य और केंद्र संबंधित चुनाव आयोग था। 27 में वो उतना मतलब है नहीं उन सबों का। सिर्फ 324 लोग को लेके ज़्यादा देखिएगा, 324 कितना बड़ा होगा, 2 दिन चलेगा, अभी कल भी चला, आज भी चलेगा, एक दिन और चलेगा, इतना बड़ा है ये। आर्टिकल 324 बहुत बड़ा है, क्योंकि आर्टिकल 324 में ही टोटल पावर वगैरह सब दे दिया गया उसका, ठीक है। तो हम जब कल स्टार्ट किए थे इसको, तो हम बता रहे थे कि निर्वाचन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। आज जो लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोल देते हैं, मुंह उठा के बोल देंगे कि नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू गलत थे, सही है कि वो लोग बोलते हैं कि गलत थे। हम तो ये भी कहते हैं कि जिस दिन लॉर्ड माउंटबेटन बोला कि नहीं आप क्या करिए कि आपके पास उतनी पैसे भी नहीं हैं, ना आपके पास उतने अधिकारी हैं, और आपके यहाँ की जनता उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो एक काम करिए ना कि आप राजशाही शासन अपना लीजिए। और वो आदमी वैसा भी तो कर सकता था, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा फेमस व्यक्ति वही थे, नेतृत्वकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें ज़्यादा फेमस थे। तो भाई कोई भी काम अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू करना चाहते तो उनके मत में हो जाता, जो जनता थी उनके मत में थी, वो जैसे चाहते वैसा होता। लेकिन उन्होंने ये नहीं चुना, उन्होंने ये चुना कि ये जो जनता है ये हमें चुने और हम इनके लिए काम करें। और एक चीज़ और सुनिए कि हमें आपसे कहना चाहते हैं, कहीं किताबों में नहीं, हम ये करें, अपने दिमाग पे सोचिए कि जो जनता जिस व्यक्ति को चुन रही है, ठीक है, काहे उसको चुने। सोचिए कि हम उन्हें क्यों चुने, ये आपको सोचने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं किताब में है नहीं पूछा जाएगा, नहीं, आप अपने दिमाग पे इस चीज़ को सोचिए कि हम जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं, ऐसी कौन सी योग्यता हम उसमें देख लिए जो हम उसको चुन रहे हैं, या ऐसी क्या चीज़ की जरूरत है जिसकी वजह से हम उसको चुन रहे हैं को हमारा प्रतिनिधि बनेगा। जैसे हम कल आप लोगों को बताए थे कि लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, 2 प्रकार का लोकतंत्र है। दोनों में जनता द्वारा ही शासन होता है, जनता के लिए जनता द्वारा शासन दोनों में होगा, ठीक है। लेकिन कहीं इसमें डायरेक्ट जनता करती है, जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। तो ये जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और ये जो डायरेक्ट जनता कर रही है, तो इनको यहाँ पे प्रतिनिधि चुनने की जरूरत क्यों पड़ रही है। यहाँ पे डायरेक्ट जनता जो करे उसको हो रहा है, जैसे जर्मनी वगैरह,
यूरोप की जो कंट्रियाँ हैं, यूरोप की कंट्रियाँ कुछ ऐसी कंट्रियाँ हैं, पहले वो सब उस नियम को फॉलो कर लेती हैं, फिर इसके बाद वो उनके संसद में जाएगा, तब वो नियम बनता है। और हमारे यहाँ पहले ही नियम ला देंगे कि रन एंड हिट में अगर ट्रक का ड्राइवर मारा तो 7 लाख रुपया और 10 साल की जेल। सोचिए कि मतलब हम सब मान रहे हैं कि आप एक अच्छा कानून लाए हैं लोगों के, नहीं हम विचार रखना है। आप जैसे बात उसको हम बनाएंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे, फिर जैसे हम कर रहे हैं, मान के चले कि एक अच्छा कानून है, ठीक है, लोगों के अंदर डर रहेगी, भय रहेगी कि हम ट्रक को बच के चलें, किसी में हम भिड़े ना, किसी में लड़ाएं ना, कहीं धक्का ना लगे, हम स्लो चलें, सबके अंदर एक भय बना रहेगा, ठीक है। ये बताइए ट्रक वाला मान लीजिए कहीं जा रहा है और रन एंड हिट का मतलब कि कहीं से भी लड़ेगी, जो बचा है, ठीक है, वो उठा के लेके जाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती कराएगा। अब सोचिए कि ट्रक आ रहा है इस साइड से, उसकी जब मान लीजिए चलिए ट्रक की साइड हो जाएगी, हमारी तरफ से साइड हो जाएगी ट्रक की, और आ रहा है सामने से कोई इधर से मार दिया, अब तो क्या होगा? ट्रक वाले को 7 लाख रुपया देना है और 10 साल जेल है। बताइए उसकी क्या गलती उसमें है? और सबसे बड़ी बात है कि जब आप इस नियम को ला रहे हैं तो आपने पूछा क्यों नहीं? 2 दिनों में जिस प्याज की कीमत 30 रुपये थी, 2 दिन सिर्फ ट्रक बंद हुए, 2 दिन सीधा 10 रुपये बढ़ा है। सब कच्चे सौदे हैं। सोचिए आप लोग ऐसा नियम ला दे रहे हैं। महाराष्ट्र में पुलिस मार रही थी ड्राइवरों को, काहे मार रहे हैं? अगर आप नहीं पूछ सकते, देखिए लोकतंत्र देखिए क्या है, यही लोकतंत्र है, यही बताने के लिए शुरू किए हैं। लोकतंत्र देखिए, लोकतंत्र एक्चुअली यही होता है। लेकिन प्रतिनिधि चुनने की जरूरत क्यों पड़ी थी? इसीलिए कि सबका दिमाग एक जैसा नहीं है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और हमारे यहाँ थोड़ा मूर्खों सब हैं। ये सब नेतवा के कहने पे चलते हैं, नहीं पर्दा होता है, पर्दा को मतलब ना हम लोग गाँव में बोलते हैं, करते रहते तब पर्दा चलता है। तो ये सब जो यहाँ की जनता यही तरह रहती है। जब तक मूर्ख बनाएंगे नहीं तब तक चलेंगे नहीं तो इस जगह के जैसे जानते रहते तो नियम फॉलो नहीं करते। लिखा रहता है कि यहाँ थूकना मना है, वही जो थूकेंगे। जानते हैं अच्छी तरह कि पैदल हम बीच रास्ते में नहीं चलेंगे, लेकिन ना बीच रास्ते में पैदल जाएंगे, जबकि फुटपाथ बना रहता चलने के लिए, लेकिन नहीं, कहाँ चलेंगे हम? बीच में चलेंगे, ठीक है। तो जिस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है वही लोग कर रहे हैं। और यहाँ के लोग जो बता दिया गया, चले जाइए इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, हम लोगों के यहाँ की बस, हम लोगों की बस पूरा भरी रहेगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, पूरा एकदम भरे रहेंगे। ट्रेन तो पूछिए मत, 70 सीट में 400 लोग भरते हैं। चले जाइए वहाँ पे, सीटियाँ खाली जाती है, सो के जाएंगे सब आराम से। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को जब जाना रहता है, हम लोग उसी समय निकलते हैं। सबसे बड़ी गलती हम लोग की होती है कि हम लोग को जब जाना रहेगा, हम लोग उसी टाइम, जैसे हम लोग को 10 बजे जाना है तो हम 9:30 बजे निकलेंगे। ये हमारे अंदर आ ही नहीं सकता कि हम कैसे भी करके 8:40-50 तक निकल जाएंगे, आएगा ही नहीं। अगर आधे घंटे का रोड है तो हम 9:30 बजे ही निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, ठीक है। ये लोग हम लोग से ज़्यादा टाइम देते हैं, हर एक चीज़ ज़्यादा खर्च करते हैं। लेकिन हमें क्यों एक प्रतिनिधि चुनने की जरूरत पड़ी और हमारे देश में चुनाव का जरूरत क्यों पड़ा? आखिरकार हम एक राजा ही चुन रहे हैं, एक राजा ही नियम बना रहा है, एक राजा ही कानून बना रहा है कि हम आप पे इतना टैक्स लगाएंगे, आप ये कपड़ा लेंगे तो इस पे जो है 18% टैक्स होगा। एक प्रकार से राजा का ही काम हो रहा है कि नहीं? बताए थे कल ये चीज़ कि जब राजा अपने यहाँ हमारे यहाँ रहते थे तो वो लोग खेतों पे टैक्स लगाते थे, मालगुजारी जैसे बोलते हैं हम लोग, लगान बोलते हैं, वो सब लगाते थे, अंग्रेज लगाते थे सब। क्यों? आखिरकार हम वही तो हम चुन रहे हैं, आखिरकार चुनने के बाद हमें तो वही तो मिल रहा है ना। चुनने के बाद हम जिन टाइम कि राज्य का मुख्यमंत्री चुने, अच्छा देश का प्रधानमंत्री चुने, हमें चुनने के बाद तो टैक्स देना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमने फिर वही सिस्टम अपनाया, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे यहाँ सबकी मति एक जैसी नहीं है। अभी हम जैसे कि जो कृषि बिल ये लोग लाए थे, ठीक है, कृषि बिल पे क्या किए लोग? कृषि बिल भी लाए तो किसी से भी नहीं पूछे, और सबसे गलती ये की थी, अध्यादेश जारी करके लाए। और हम आप लोगों को पढ़ाएं कि अध्यादेश जारी क्यों किया जाता है।
जब सदन कार्रवाई में ना हो, अब कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसकी तो तत्काल जरूरत हो, जैसे निर्भया हत्याकांड के लिए जरूरत पड़ी थी, जस्टिस वर्मा कमेटी बैठाएगी उसके लिए आप नियम कानून बनाइए। आप किसानों के लिए बिल लाए, किसानों के लिए बिल लाए, 700 किसान मर गए, पत्रकार सब कहते रहे कि खालिस्तानी हैं। जब खालिस्तानी थे, भारत के थे ही नहीं सर, तो उसको वापस क्यों लिया गया? आप सबसे पहले बड़ी ये लोग गलतियाँ यही कर रहे हैं कि जब कुछ नियमों और कानूनों ला रहे हैं तो किसी से पूछ ही नहीं रहे हैं। और हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, लोकसभा और राज्यसभा चाहे विधानसभा पढ़ाए हैं कि जब कोई भी पार्टी बहुमत में होती है तो वो तानाशाही करती है। चीज़ बताएं आप लोगों को कि पार्टी कभी भी बहुमत में नहीं होनी चाहिए। पार्टी कभी बने कोएलिशन से बने, संगठन से, कि अगर वो कोई गलत काम करे, आखिरकार जो कांग्रेस की पार्टी 90 तक खूब चली, धूम धड़ाका खूब चली, 90 के बाद उसका तेज क्यों गिरने लगा? इसीलिए गिरने लगा क्योंकि कोएलिशन बनने लगा। 1990 तक इतना चहल पहल थी उसमें ना कि कोई आता ही नहीं था सामने। कोएलिशन बना, कोई कमवा करते थे। जब जैसे अभी आज है, बीजेपी के विपक्ष में बहुत लोग हैं लोग, मान के चलिए अगर यही पार्टी बीजेपी गठबंधन में रहती तो आपको क्या लगता है कि मंदिर का मामला, खैर मंदिर का मामला तो सुप्रीम कोर्ट दे दी, सुप्रीम कोर्ट सुनाई है, उसका अलग है। लेकिन मान के चलिए जम्मू कश्मीर वाला जो मामला था, क्या आपको लगता है कि पास हो जाता? वो पार्टी से खींच लेते अपने सदस्यों को, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र को चलाने के लिए हम जानते हैं कि लोगों की एकमति नहीं है, तो हम इसीलिए एक प्रतिनिधि बनाए, और जब वो प्रतिनिधि बनाए तो उसके लिए हमने कराया चुनाव कि आप हमें चुनिए, हम आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। उसकी योग्यता किसी के पास हो सकती है, वो एक पढ़ा लिखा हो, न पढ़ा लिखा हो, गंवार हो, अंगूठा छाप हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसकी योग्यता हम आप लोगों को बताए हैं, पिछले पढ़ा रहे थे तो आप लोग को बताए कि एक पढ़े लिखे से ज़्यादा समझदार होता है एक न पढ़ा लिखा। उसके अंदर इमोशन होता है, पढ़े लिखे लोगों के पास इमोशन खत्म हो जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। जो लोग पढ़ लिख लेते हैं, जैसे जिस दिन आप IPC पढ़ लेंगे, इंडियन पिनल कोड, अब तो भारतीय न्याय संहिता हो गया, ठीक है। जिस दिन आप पढ़ लेंगे ना, आप एक एक कदम वहाँ रखने में डरेंगे, आपको डर टाइप हो जाएगा। जैसे क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि केमिकल जो लोग पढ़ लेते हैं वो लोग केमिकल मिलाते ही नहीं है कि केमिकल से मिलाएंगे तो कुछ दूसरा हो जाएगा, ब्लास्ट हो गया। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो आएगा सो मिलाएगा, वो खोज कर देगा क्योंकि उसके अंदर तो डर है नहीं। तो ऐसा नहीं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा समझदार हैं, ना पढ़े लिखे लोग भी समझदार हैं, उनके अंदर इमोशन है, लोगों की तकलीफ जान रहे हैं। आखिरकार उसीलिए हमने चुनाव को हमने देखा देशों में विदेशों में कि आखिरकार हमारे लिए चुनाव की अहमियत क्या है। हम क्या तानाशाही शासन अपना लें, या ये जो हम निर्वाचन आयोग गठन करने की बात कर रहे हैं, इतना विस्तार करने की बात कर रहे हैं, इस चीज़ की काम चर्चा हम कर लें या इस चीज़ को हम लागू कर लें। तो उन्होंने चुना कि नहीं, हम इसकी चर्चा करेंगे, हम ये चीज़ लाएंगे, ये चीज़ हमारे यहाँ होनी चाहिए। क्योंकि जब हम सबके मति से चुन के आएंगे तो हम उनके लिए काम करेंगे, तो लोगों को ये लगेगा कि नहीं, हमने ही चुन के भेजा है। खैर उस समय की सरकार अलग थी, आपकी सरकारें अलग हो गई हैं, ठीक है। कोई भी हो, किसी राज्य के हो, सब लोग सिर्फ अपने के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। अभी देखिएगा आगे इन लोगों का तो सिस्टम भी पता चलेगा कि कर क्या रहे हैं लोग, ठीक। वे निर्वाचन आयोग है। अब ये निर्वाचन आयोग बनाया गया चुनाव कराने के लिए, ठीक है। अभी हम निर्वाचन आयोग पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि कैसे कैसे होगा। डायरेक्टली अगर पढ़ाना रहता तो सिर्फ ये बताते निर्वाचन आयोग भाग 15 में है, 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग में कौन कौन होता है, निर्वाचन आयोग आचार संहिता कैसे लागू करती है, ठीक है, कब चुनाव कराएगी, किसके कहने पर चुनाव कराएगी, ठीक है, क्या क्या मान्यता है उसकी चुनाव कराने की, क्या उसकी योग्यता है, बता के हटा देती है। इतना कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको ये बताना है, ये बताना ही पड़ेगा आपको। जब तक आप हम सही कर, हम आपको पता है, आप आर्टिकल 324 जानते हैं कि उसमें चुनाव की शक्ति बताई गई, चुनाव आयोग की शक्ति बताया गया है, निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, उसकी चर्चा है, ठीक है, आप जानते हैं। पूछ देगा डायरेक्टर क्या जरूरत थी इसकी। हमारा देश तो चाइना के जैसा भी हो सकता था, बस यही है, हमारा जो देश है एक चाइना के जैसा भी हो तो सकता था, रूस के जैसा भी तो हो सकता था। हमने अमेरिका जैसा सिस्टम क्यों अपना लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया जैसा सिस्टम क्यों अपना लिया, हमने ब्रिटेन जैसा सिस्टम क्यों अपना लिया। ये तो आपसे पूछा जा सकता था। ये भी तो आपके सामने कहा जा सकता है कि ये बताइए कि चाइना अपने कम्युनिस्टवादी हो के भी
ठीक है, कम्युनिस्टवादी होकर भी आज भारत से ज़्यादा है। 1 साल बाद भारत से बाद आज़ाद हुआ, 1 साल बाद, फिर भी भारत से आज इकोनॉमी में सबसे आगे चला गया, प्रोडक्शन में इतना आगे। तो भारत भी तो ऐसा सिस्टम अपना सकता था। आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल, आप इस पर अपना विचार रखिए, जवाब दीजिए। ये इसीलिए कि हमारे यहाँ जब ऐसे सिस्टम में लोग पढ़े लिखे उतने नहीं थे, न उनके पास कोई इतना प्रतिनिधित्व करने वाला था। एक जनता थी जिनके कहे हुए बताए हुए राहों पे लोग चल रहे थे। उन्होंने चुना, उन्होंने सोचा कि अगर इनके पास इतना ही दिमाग है तो कम से कम ये अपने सर्वसम्मति से चुन के हमको भेजेंगे, तो एक बार हम इनको कहेंगे नहीं आप ही ने चुन के भेजा, आपके लिए काम किया जा रहा है। जब काम हुआ उस समय वो अलग था, आपका जो काम हुआ ये अलग हो रहा है। ठीक है, तो अब ठीक है, लेकिन अब हम लोगों को पढ़ना है कि जो निर्वाचन आयोग है ये कराती है चुनाव। ठीक है, अब जब चुनाव कराती है तो चुनाव का सिस्टम हमारे यहाँ है कि कैसे कौन कौन से चुनाव होते हैं। ठीक है, चुनाव कौन कौन से होते हैं, जैसे आप लोगों को हम पढ़ाए हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्य निर्वाचन आयोग में जो ADC BDC सब है उन सबों का चुनाव होता है। ठीक है, तो हम बताए थे कि चुनाव पहले कैसे होता है हमारे यहाँ, क्या सिस्टम है चुनाव कराने का। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो सिस्टम होता है पहले तो है कि पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम से किसका किसका चुनाव होगा। अब इस सिस्टम में है क्या, ये जो सिस्टम है कि पहले आओ पहले पाओ, इसमें क्या है, ये चुनाव आयोग करा रही थी, इसमें क्या है, ये करा रही है अनुपातिक प्रणाली से, ये क्या है, ये भी तो चुनाव करा रही है, ये भी हमारे यहाँ चुनाव होता है, ये भी चुनाव होता है, दोनों में अंतर क्या है। पूछ देगा कोई आपसे कि नहीं बताइए कि पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल सिस्टम, अनुपातिक प्रणाली क्या है चुनाव में, दोनों में अंतर क्या है। तो आपको इसका जवाब देना होगा। जब आपसे आ जाएगा मेंस में लिखने के लिए कि नहीं आप हमें जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बताइए, ठीक है, या चुनाव आयोग के बारे में बताइए, फिर लिख देगा कि चुनाव आयोग के द्वारा किए जा रहे कृत्यों में आप क्या सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, जब आप पूरा इसको पढ़ लेंगे और उस दिन आपको समझ में आएगा कि नहीं जो इन सबों के पार्टियों में फंड दिया जाता है उस फंड की हमें जानकारी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में 4 से 5 महीने पहले इसी केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया, मतलब कह दिया, अपना जवाब दाखिल कर दिया कि किसी को भी हक नहीं है कि हमारे पार्टी में कितना फंड है हम जाने। काहे नहीं हक है, काहे नहीं हक है। हम ये तक जानना चाहेंगे कि आपके पार्टी में 1-1 रुपया दिया कौन है, हम ये जानने का हमारे पास अधिकार है। अब कितना है, कैसे है, क्यों है, इसके भी अधिकारी हैं हमें। और आप नहीं देंगे तो आपसे छीना जाएगा, आज नहीं तो कल हम उसको छीनेंगे। क्यों, आप पार्टी से पैसे लेके फंड आप में आ रहा है, आप कुछ उल्टा काम करेंगे तो हम देख रहे हैं आप लोग उसी तरह घोटालाबाजी कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ जो चुनाव का सिस्टम है कि पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, एक है आनुपातिक प्रणाली। अब पहले आओ पहले पाओ में ये है कि जो चुनाव होता है, ये जो चुनाव होता है, अब चुनाव आयोग इसको कराएगी। ठीक है, अब इसमें किसका चुनाव होगा, होता सिस्टम क्या है कि जब कभी भी कोई प्रत्याशी उठता है, ठीक है, जैसे इसका चुनाव होगा, जो लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा, राज्य के जितने भी चुनाव होंगे, ठीक है, स्थानीय स्वशासन में, ये जितने भी चुनाव होते हैं सब पहले आओ पहले पाओ पे हैं। ठीक है, अभी नहीं समझ आएगा कि पहले आओ पहले पाओ क्या है, कि जानते हैं इस चीज़ को, नहीं जानते हैं। जैसे देखिए, एक तो हमारे यहाँ सिस्टम है कि आप पाइए साधारण बहुमत, जानते हैं साधारण बहुमत क्या होता है, इतना पता है। कितनी बार कहते हैं कि इन सब चीज़ों को याद रखा कर काहे भूल जाते हैं हम लोग। जो साधारण बहुमत है, ठीक है, यानी जिसकी जरूरत पड़ती है हमें सरकार बनाने के लिए, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है हमें सरकार बनाने के लिए। लेकिन सर बहुमत है, साधारण बहुमत सर क्या होगा, सर साधारण अलग क्यों हुआ, बहुमत अलग क्यों हुआ। देखिए,
साधारण बहुमत भी वही होता है, लेकिन एक सिंपल साधारण बहुमत का मतलब कि सरकार आपकी बन जाएगी। देखिए जब हम पढ़ाएंगे आपको संविधान। नहीं सर, अभी आप मुझे पहले बोले हैं कि किसी मतलब कभी भी देश में कोई भी पार्टी बहुमत में ना हो तो तानाशाही करेगी। अब बिना बहुमत हुए सरकार बनेगी नहीं, भले चाहे भले क्लास 50% हो 50-40 विशेष बहुमत प्रचंड बहुमत होता है वो, प्रचंड बहुमत मतलब कि इतना ठीक है। कम नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ये प्रचंड बहुमत में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो साधारण बहुमत है ये 50% +1 है, ठीक है। जैसे जब प्रचंड बहुमत में आ जाएंगे और 2/3 बहुमत, मतलब जब आप लोग बताए तो हैं कि जो विशेषी बहुमत होता है 2/3 उनके पास हो जाएगा। और उनके पास अगर मान के चलिए बीजेपी के पास 330 के सीट है, और इसमें कितना चाहिए इनको, 47 सीट और चाहिए बस। अगर इनके पास 47 सीट रहता है, जो चाहते वो कर लेते हैं, आप कर ही रहे हैं, कौन से नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो ये है आपका विशेष बहुमत। प्रचंड बहुमत में सरकार कभी नहीं बननी चाहिए। प्रचंड बहुमत सरकार नहीं रहेगी तो अच्छा भी काम करेगी तो सब नहीं, बात ये है कि अगर प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार बन जाएगी ना, तो आप अपने मन का करने लगेंगे। सर ये सोचिए, अगर वो कुछ अच्छा भी करना चाहेगा तो विपक्ष वाले उसका विरोध करेंगे, अगर बहुमत में नहीं रहेगा। अच्छा देखिए विपक्ष वालों का काम होता है विरोध करना। तो सर कुछ अच्छा आ कहाँ पाएगा देश में, कुछ देखिए क्यों नहीं आएगा, आएगा। आप उससे देखिए कहीं ना कहीं लोकतंत्र का ये मतलब है कि कोई आपका विरोध हो रहा है किसी की चीज़ का, जैसे अभी विरोध हो गया ना। अच्छा ये बताइए बहुमत में थे ना, ये कोई पार्टी बहुमत में थी ना, काहे नहीं करा लिए। वही आप प्रचंड बहुमत में ना रहेगा, कोई सरकार अगर अच्छा बहुमत में रहेगा अगर प्रचंड बहुमत में रहेगी तो कर लेगी, ये चुनाव चाहेंगे, प्रचंड बहुमत में रहेगी तो आने वाले समय में चुनाव को 10 साल करा लेंगे। विपक्ष वाले काम ही नहीं कर रहे थे, अगर प्रचंड बहुमत में ना रहे कोई सरकार। विपक्ष वाले काम काहे नहीं करने देंगे, आप अपना भी दें। नहीं होना चाहिए। तो विपक्ष से क्या मतलब आपको है, संसद में नहीं पास होता। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जैसे आप देखिए संसद में आप पार्टी जो सरकार बनाए हैं आप कैसे बनाए, संगठन, हम बताएं ना आपको, गठन करके बनाया जाता है, गठबंधन करके बनाया जाता है। तो जिसके साथ आप गठबंधन किए हैं वो तो आपके पार्टी का है ना, विपक्ष से उसमें कोई रोल नहीं है। जैसे नीतीश कुमार है, पहले भी बीजेपी में थे, ठीक है। बीजेपी में जब थे वो, तो बीजेपी से अपना पार्टी तोड़ दिए। बीजेपी बहुत में नहीं थी, बीजेपी का उनका पसंद नहीं आया, वहाँ पे बात अलग थी। वहाँ पे उनको सीएम का चेहरा, पीएम का चेहरा बना था नीतीश कुमार को, और इंडिया गठबंधन से वो पीएम के चेहरे ग्रुप में उभर रहे थे, लेकिन उसको दबा दिया गया, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ की जो बात है हो जाएगा। लेकिन आज सोचिए कि 1990 से 2014 तक कांग्रेस कैसे चली, गठबंधन से चली, कांग्रेस गठबंधन से चली। लेकिन एक ही गलती इसमें होती है कि घोटाला कितना होता है, अगर केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री रहता है, जो सदस्यीय कैबिनेट रहती है, वो बोलता है तो उन सबको तकलीफ होती है, इसलिए सब अपना पार्टी से खींच लेते हैं समर्थन, ठीक है। तो जो ये बहुमत है, आप किसी, जैसे इससे क्या होता है कि सरकार तानाशाही नहीं कर पाएगी, बस यही होता है। फर्क है कि इससे जो अगर ये प्रचंड बहुमत में आ जाएंगे ना, तो कुछ भी कर लेंगे लोग। ऐसे रहेंगे संगठन गठबंधन बना के, तो उनके अंदर डर रहेगा, जैसे आपके अंदर डर रहेगा, कुछ आपके सपोर्ट में कोई है, आप जान रहे हैं कि मेरे पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है, अगर ये जिस दिन अपना हाथ उठाएंगे कुछ अलग हो जाएगा, कुछ दूसरा हो जाएगा, आपको पता अच्छी तरह से। तो आप ऐसा कभी कोई कदम नहीं उठाएंगे। आप कोई भी कदम उठाएंगे तो पूछेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, ये चीज़ के लिए वो बात हो रही है। बाकी सरकार को बहुमत, बिना बहुमत के आप सरकार तो बना ही नहीं पाएंगे। जो बहुमत है यहाँ पे, आप बिना इसके तो बना नहीं पाएंगे। लेकिन जरूरत इसलिए पड़ रही है कि अगर आप गठबंधन से हैं तो आप सोचिए कि कुछ कुछ चीज़ों के लिए बहुमत की जरूरत पड़ती है, विशेष बहुमत की, प्रचंड बहुमत की, ठीक है। क्यों, जैसे जम्मू कश्मीर जैसे मामले को हटाने के लिए अगर प्रचंड बहुमत बीजेपी की नहीं रहती और गठबंधन से बीजेपी रहती, कभी जिंदगी में धारा 370 और 370 नहीं हटता, आज तक भी आजादी के बाद नहीं हट पाया था, ठीक है। ठीक, तो जो ये राज्य अब चुनाव करा रहा है आयोग, ठीक है। अब चुनाव आयोग जब चुनाव कराएगा तो उसके पास सिस्टम है कि पहले आओ पहले पाओ, एक ठो दिए हैं, एक ठो आनुपातिक प्रणाली, ठीक है। पहले आओ पहले पाओ में है कि जब चुनाव आयोग लोकसभा का चुनाव कराएगा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से सांसदीय का चुनाव 2024 में भी लड़ेंगे, 2019 में लड़े थे, 2014 में भी लड़े थे, ठीक है। यहाँ की जनता ने उनको खूब प्यार बरसाया, जीते, यहाँ से चुनाव जीते।
2022 में लोकसभा का चुनाव दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से लड़े। 2019 में लोकसभा का चुनाव गाजीपुर से अफजाल अंसारी लड़े, मुख्तार अंसारी के भाई। ठीक है, ये लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनके चुनाव में ये सिस्टम है कि अगर कहीं पे व्यक्ति 100 है वोटिंग करने वाले, ठीक है, और खड़े हैं कितने, मान के चलिए कि 5 लोग नेता हैं, खड़े हैं चुनाव लड़ने के लिए। मान के चलिए एक कांग्रेस का है, एक बीजेपी का है, एक एसपी का है, एक बीएसपी का है, एक इनका क्या नाम है, सुभाष, अरे जो है, अरे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी क्या नाम है, एसबीएसपी ऐसा कुछ नाम, ऐसा भी एसबीएसपी ऐसा कुछ नाम है, जो भी हो। 5 हो गए, ठीक है। अब ये 5 लोगों को वोटिंग करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे कहा है कि साधारण बहुमत, ठीक है। साधारण बहुमत यहाँ पे नहीं चाहिए होता है, यहाँ पे चाहिए होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन पा जाएगा। इसे साधारण बहुमत कितना होगा उसका, 21 किस होगा साधारण बहुमत, 51 होगा ना, हाँ 100 है 51 होगा, ठीक है 51 होगा। यानी अगर ये सिस्टम नहीं रहेगा, अगर ये सिस्टम रहेगा तो फिर कभी ज़िंदगी में लोकसभा का चुनाव कोई नहीं जीतेगा, कोई जीतेगा ही नहीं। जानते हैं आज तक की बात बता रहे हैं, कोई भी देखते हैं 60% टोटल वोटिंग पड़ता है 60%, लेकिन बीजेपी जीतती है 33% से, बाकी 27% लोग इनके खिलाफ वोटिंग किए हैं। इस बार शायद 64% हुआ था, ठीक है 64%, लेकिन ये लोग जीते 33 से, और 31% जो है लोग इनके विपक्ष में दिए। सोचिए कि कितने कम मार्जिन से है, किस सिस्टम से, इस वजह से। अब इसमें यही है कि पहले आओ पहले पाओ में यही सिस्टम है कि सबसे ज़्यादा वोटिंग कौन पाया, सबसे ज़्यादा वोट किसके पास गया, वही इसमें जीतेगा। जैसे मान के चलिए कि कांग्रेस वाले को मिला 10 वोट, बीजेपी को मिला 20 वोट, एसपी को मिला 15 वोट, बीएसपी को मिला 35 वोट, हो जाएगा। बीएसपी को मिला 25 वोट, ठीक है, लगभग पहुँचा कि नहीं, पहुँचाना होगा इसको ना, 20-20 वोट कम दे, इसको 20 कर रहे हैं, ठीक है, 5-5 10 हो गया, 10 ये 3 1 4 3 7 2 1 10 हो गया सब। अब इसमें आपको देखना सबसे ज़्यादा कौन पाया है, सबसे ज़्यादा बीएसपी पाई है। यहाँ पे साधारण बहुमत का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग होगा, जो सबसे ज़्यादा पाया है, जो सबसे ज़्यादा पाया है वो चुनाव जीत गया। और एक चीज़ सोचिए, एक चीज़ ध्यान में रखिए, एक चीज़ पूरे दिमाग में बैठाइए, 20 10 30 10 40 5 45 20 65 लोग इस बीएसपी के विपक्ष में हैं। 65 लोग नहीं चाहते हैं कि ये सरकार में बने रहें। यही होता है हमारे लोकसभा के चुनाव में, जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तब प्रधानमंत्री का जो चुनाव जीतता है वो उसके विपक्ष वालों के कम वोट से जीतता है। यानी जो लोग, यही होता है सबको मिला के, यानी सोचिए कि अगर नियम कोई कानून, अभी यही पे मान के चलिए, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाए थे हम, मान के चलिए यही सीट है, इतने ही हमारे संसद में मान के चलिए बैठना है लोगों को, लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा में लोगों को बैठना है, इतना ही को बैठना है। सबसे ज़्यादा सीट पा गई 35 ही, ठीक है, बीएसपी जीत के सरकार बना ली। बाकी जितने 65 प्रतिनिधियाँ हैं सब, और 65 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सोचिए कि 65 लोग, ये जो है पाँचों, ये 65 लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले में 4 लोग 65 लोगों का कर रहे हैं, ठीक है। यानी उस 65 लोगों पे भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास मिल गया, बीएसपी के पास मिला कि नहीं। लेकिन ये कहीं ये सही नहीं लगता है कि आपके पास 25 वोटिंग है,
ठीक है, यानी अगर 20-20 को बढ़ता सब में, ठीक है, 20-20 सब में बढ़ता था, 20-20 5 लोगों में बढ़ जाता, ठीक। लेकिन उसी में कोई 25 पा गया, कोई पा गया 15, ठीक है, कोई 25 पा गया, कोई 15 पा गया और जीत गया 25 वाला। 5 वोट पा के आप 75 लोगों पर राज करेंगे, अपने 25 पे तो करेंगे ही करेंगे, बाकी आप 75 पे राज करेंगे। यही एक गलती इसमें होती है कि ये वाला सिस्टम जो है गड़बड़ लगता है हमको थोड़ा, लेकिन करें भी तो करें क्या। हमारे यहाँ ये है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अभी लालू प्रसाद यादव, अभी गिनती हुआ है, जातिगत जनगणना हुई है, गिनती हुई है, लालू प्रसाद यादव कह दें इसीलिए जातिगत जनगणना नहीं कराई जाती है। जातिगत जनगणना न कराने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप जो है जातिगत जनगणना करा लेंगे, ये वाला सिस्टम आप जान जाएंगे। और जिस दिन आप ये वाला सिस्टम वो जानेंगे कि नहीं सबसे ज़्यादा वोट हम पाएंगे, आप तो खुला एकदम सीना तान के घूमेंगे कि हमारी पार्टी तो हमको वोट देगा करेगी, हमारे लोग तो हमको वोट देंगे ही देंगे। हाँ, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सब चीज सरकार के पास है, आधार पूरा अपडेट है, निर्वाचन जो चुनाव आता है, तो सरकार जब चैतम निकाल रहे हैं वो तो उसके अंडर में है, कितने लोग लड़की से ओबीसी है, कितने लोग एसटी है। हम उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे चुनाव की बात कर रहे हैं कि अगर सरकार जिनको लगता है, मान के चलिए इसमें सरकार बीजेपी है ना केंद्र में, बिहार में राज्य में इसमें आरजेडी है, आरजेडी दोनों को मिला के गठबंधन से है, ठीक है। अब वहाँ पे लालू प्रसाद यादव को ये लग रहा है कि हम लोग 4 करोड़ हैं, उस 11-12 करोड़ में हम लोग 4 करोड़ हैं, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या में यादव है, ठीक है। जब सर्वाधिक जनसंख्या में यादव है और सिस्टम ही वाला है कि पहले आओ पहले पाओ, यानी अगर 4 करोड़ पहले पा जाएंगे लालू प्रसाद यादव तो जीत गए चुनाव। बाकी 7 करोड़ में अन्य जातियाँ भी तो बटी, अन्य जातियाँ भी तो बटी, 7 करोड़ में अन्य जातियाँ भी तो बटी ना, तो बट गई। कोई 2 करोड़ है, कोई 2.5 करोड़ है, कोई 1.5 करोड़ है, कोई 3 करोड़ है, लेकिन 4 करोड़ वाला ज़्यादा हो गया ना, वो तो 20 लाख ज़्यादा लगेगा तब वो जीत जाएगा। इसी के लिए जातिगत जनगणना कराने में बहुत समस्या होती है। लोग जैसे सुभाष, ये बार बार सुभाष कह रहा है, ओम प्रकाश राजभर कहें कहते हैं कि हम जनगणना करा दीजिए जातिगत, इसीलिए उनकी सबसे बड़ी रणनीति यही है। और वो देखेंगे जैसे जनगणना आएगा तो क्षेत्र वाइज पता ही चलेगा किस क्षेत्र में कौन सी जाति है, किस क्षेत्र में जाति कहाँ पे है, ठीक है। जब पता चल जाएगा ये प्रचार वही करेंगे, दौड़ प्रचार वही करेंगे। जैसे जहुराबाद से बार बार चुनाव जीत जाते हैं प्रकाश राजभर, गाजीपुर में जहुराबाद है, वहाँ से चुनाव वो जीत जाते हैं, जीते हैं, ठीक है। इस बार शिवपुर से उनका लड़का हार गया है, क्यों? उनके लड़का का नाम वो शायद क्या नाम है, राहुल, पता नहीं क्या नाम उसका है, प्रकाश राजभर का लड़का जो है आदित्य ऐठो ऐसा कुछ नाम है, पता नहीं उसका नाम क्या है, मुझे नहीं पता। वो यहीं से शिवपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा था, ठीक है। अब वहाँ से चुनाव और कौन लड़ा था? अनिल राजभर। अनिल राजभर वहाँ से चुनाव जीत गए, वो भी राजभर थे, भी राजभर थे, ये चुनाव हार गए, ठीक है। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये पड़ रहा है ना जातिवाद का। अब उसी जातिवाद में कोई दूसरी पार्टी से हो जा रहा है, कोई दूसरी पार्टी से हो जा रहा है, चुने तो चुनो किसके? इसी पर एमपी में गेम खेलती है बीजेपी मोहन यादव को जो बनाई है वहाँ पे सबसे बड़ा कार्ड है। हर लोग हम इसलिए नहीं करेंगे बीजेपी, हमके क्या मतलब है, लेकिन एक बहुत बड़ा कार्ड खेले हैं, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जानते, लोगों को न पता होना ये सबसे बड़ी गलती है। लोग ये समझेंगे कि देखिए हमारे जाति को बनाए हैं, मतलब हमारे जाति को मुख्यमंत्री बने। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो मतलब कुछ लोग थे यादव लोग कह रहे थे, देखा हमारे यादव के बना देने विजय, देखला पावर, देखा पावर ऐसे से शुरू होला ऐसे खत्म। हमने देखा तो लोग के तो पता हो ना कि कितना बड़ा कार्ड खेला था, समझेंगे वो चीज़ तब तो। उस सोचिए कि उस कार्ड से पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे बिहार में बहुत अच्छा सीट पे कवर करेंगे वो लोग, और उनके अंदर भावना आएगी कि आने वाले समय में हमारे जाति को बना सकते हैं, हमारे जाति को बना सकते हैं। लोकसभा के चुनाव में ठीक है, तो ये आओ पहले आओ यही सिस्टम है कि जो जिसको ज़्यादा वोट मिला
उन सभी वोटों में से वो काहे ना 50 लोग खड़े हों। इस 100 को जो वोटवा देने वाले हैं इसमें 50 लोग काहे ना खड़े हों। अगर किसी को 3 वोट मिल गया वो जीत गया, किसी को 1 का मिला होगा और किसी को 3 मिल गया वो जीत गया चुनाव। ठीक है, तो यही है पहले आओ पहले का पाव का मतलब। और इसमें पहले आओ पहले पाव में किस किस का चुनाव होता है पूछ देगा आपसे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में किस किस का चुनाव होता है, तो आपको बताना पड़ेगा लोकसभा का, विधानसभा का और राज्य के सभी चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा लोकसभा विधानसभा राज्य में होता है, तो लोकसभा विधानसभा और राज्य के जितने भी चुनाव होंगे सब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे होते हैं, यानी पहले आओ पहले पाओ पे होते हैं। मतलब जिस चुनाव में जनता चुनती है उसमें लगभग यही होता है, लगभग जनता चुनती है उसी से होता है। और जो वो लोग आपस में राज्यसभा हो गई सब लोगों के लिए अनुपातिक प्रणाली रहती है। एकदम सही पकड़े हैं एकदम सही पकड़े कि जहाँ जनता चुनती है वहाँ ये सिस्टम है, और जहाँ जनता के द्वारा चुने लोग चुनते हैं वहाँ पे अनुपातिक प्रणाली है। ठीक है, अब अनुपातिक प्रणाली में ये भी सिस्टम है कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली है। पढ़ाए हैं? यही पकड़ना है, यही समझना है, जिस तरीके से समझे हैं बस यही पकड़ना है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली समझ में आता है क्या होता है? ये आ गया ना, पहले आओ पहले पाओ। आज एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली में है कि अगर कोई 3 ठो उम्मीदवार उठा है, ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली में है कि अगर कोई 3 उम्मीदवार उठे हैं और वोटिंग करने वाले मान के चलिए कि टोटल वोटिंग करने वाले 1000 हैं। ठीक है, टोटल वोटिंग करने वाले 1000 हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में था कि आप सिंगल वोट देंगे, जो सर्वाधिक पाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सिस्टम अलग है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि किसको देना है 1 नंबर, किसको देना है 2 नंबर, किसको देना है 3 नंबर। ये है ये है बी, ये है सी। ठीक है, अब इसको मान के चलिए हम कर देते हैं, इसको 2, इसको कर देते हैं 3। ठीक, मान के चलिए कि ये रमेश है, ये वोटिंग कर रहा है। ठीक है, रमेश वोटिंग कर रहा है। अब इस 1000 में पहला व्यक्ति रमेश आया वोटिंग करने के लिए। ठीक है, रमेश आया, यहाँ पे वोटिंग किया। अब इसको रमेश को वोटिंग करना है कि हमें इन तीनों व्यक्तियों को वोट देना है। आपको वरीयता क्रम देना है कि किसको पहले पर रखें, किसको दूसरे पर रखें, किसको तीसरे पर रखें। ठीक है, अब इसको 1 नंबर पर रखा, इनको 3 नंबर पर रखा, इनको 2 नंबर पर रखा, लेकिन दूसरा आया तो 1 2 3 कर दिया। फिर इसी तरह बढ़ते गए लोग, इसी तरह बढ़ते गए, नीचे से आते जाएंगे, जिनको मन होगा उसको रखता जाएगा। ठीक है, अब इसमें जब इस चुनाव की गिनती होगी, इसमें जो सर्वाधिक वोट पाया रहेगा वो जीतेगा। अब कौन सा सर्वाधिक वोट? प्रथम वरीयता का। प्रथम वरीयता का जो सर्वाधिक वोट पाया होगा वो चुनाव जीतेगा। हमारा एक चुनाव ऐसे होगा जो सर्वाधिक पाके छोड़ो, और उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति को देना है। लेकिन यहाँ पे सभी व्यक्तियों को चुनना आपको है। आप किसको पहले पे रख रहे हैं, किसको दूसरे पे, किसको तीसरे पे, आपसे कोई मतलब वो आपकी मतलब है, आप जिसको मतलब रखना चाहे रख दीजिए। लेकिन जब उसकी गिनती होगी तो वो गिनती करते समय गिना जाएगा कि हम पहले राउंड की गिनती करने जा रहे हैं, और उस पहले राउंड में 1 नंबर कौन पाया होगा सर्वाधिक वो चुनाव जीतेगा।
सर चुनाव एक ही लोग जीते, बनेंगे एक ही लोग। बनेंगे कि लोग? तो सर ऐसा मतलब क्यों होता है? ऐसा तो नहीं कि मतलब रैंक के हिसाब से सबको मतलब रखा जाएगा, जिसका जिससे रैंक के हिसाब से पोस्ट मिलेगी, सब रहेगी। देखिए, पोस्ट मिलने की बात नहीं है कि ये वरीयता क्रम क्यों दिखाया जाता है। उसका पोस्ट लगने के बाद क्यों ऐसा क्यों हो रहा है सर? जनसंख्या कम है ना उसकी। डायरेक्ट चुनाव हो सकता है कि मतलब इनको डायरेक्ट को नहीं, डायरेक्ट देंगे फिर मतलब क्या है उसका? उसमें पता ही नहीं करना है ना। चुनाव में देखते कभी पता करें कि कौन सा कौन किसको वोट दे रहा है। वो सर थोड़ी पता चलेगा। अब ऐसे ऐसे इसे ये भी पता चलेगा, किसी को उसे भी पता चलेगा, चोरी से वोट देने का भी सामने तक तो नहीं देंगे। यही है एकल संक्रमण की मतलब आप जिससे भी, यहाँ पे जनसंख्या सबसे पहले कम है, ठीक है, जनसंख्या सबसे पहले कम है, और जब जनसंख्या कम है तो इसमें कहा था कि आप जिसको चुनना है सबसे पहले तो सबको चुनिए, आप लोग वोटिंग सबको करिए, ठीक है। सबको वोटिंग करने के बाद आपका पहला नंबर गिना जाएगा कि सर्वाधिक पहला नंबर कौन पाया है। वहाँ भी था कि सर्वाधिक सबसे ज़्यादा वोट कौन पाया, वहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे पहला नंबर कौन पाया सबसे ज़्यादा। हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति भी उतना ही नंबर पाया हो जितना ये पाया हो, ठीक है। अब जब दूसरा व्यक्ति उतना नंबर पाया हो, यहाँ पे इसलिए होता है कि दोबारा चुनाव ज़्यादा ना कराना पड़े इनका, ठीक है। ऐसे क्या कि जब कभी बराबर वोट हो जाता है ना, तो इस वाले फर्स्ट पास जो पोस्ट सिस्टम में अगर बराबर हो गया तो दोबारा चुनाव होगा, ठीक है। दोबारा चुनाव इसमें भी हो सकता है, लेकिन हो ही नहीं पाता है। अब क्या होगा कि ये जब पहला नंबर जो चुनाव जीता है, सॉरी पहला नंबर जो सर्वाधिक पाया होगा अगर पहली बार में, वो तो चुनाव जीत जाएगा, ठीक है। जो सर्वाधिक एक पाया होगा वो पहली बार जब गिनती होगी, इन तीनों लोगों में गिनती होगी, ठीक है। अब तीनों लोगों में गिनती होगी, सर्वाधिक एक कौन पाया, ए पाया कि बी पाया कि सी पाया। अब गिना गया और पता चला कि इन दोनों में सबसे सर्वाधिक एक दो लोग पा गए, एक पा गया ए सर्वाधिक एक और एक पा गया सी सर्वाधिक एक, ठीक है। इसमें एक पा गया ए और एक पा गया सी, ठीक है। बचा बी पाया ही नहीं है, बी सबसे कम वोट पाया है। अब क्या होगा, इसके सारे वोट उठा के आधा इसको बांट दिया जाएगा। अब पहली बार तो एक नंबर गिना गया, अब जो वोट बचा है इसका आधा इसको बांट दिया जाएगा। अब जब दूसरे राउंड की गिनती होगी तो दो नंबर वाले गिने जाएंगे, यानी अब जिसमें कौन दो नंबर ज़्यादा पाया है, इसमें कौन दो नंबर ज़्यादा पाया है, यानी किसी न किसी तरीके से जिताओ इनको, दो नंबर ज़्यादा, क्योंकि उनको चुने प्रतिनिधि ही चुन रहे हैं, ठीक है। अब जो दो नंबर सर्वाधिक पाया होगा दूसरे राउंड में वो जीत जाएगा, ठीक है। अगर ये बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, तब चुनाव होगा, ठीक है। ये होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। 50% प्लस एक वाला सिस्टम नहीं है, नहीं, इसमें भी सबसे ज़्यादा वाला एक सिस्टम है, इसमें भी ज़्यादा वाला सिस्टम है, लेकिन इसका जो चुनाव है कि अब जैसे उसमें ये नहीं है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये नहीं है, ठीक है। इस वाले में सिस्टम है कि आप इनका वोट उठा के उनको दे दीजिए, अब अगर ये पाया रहेंगे तो दीजिए जाएंगे इतना, ठीक है। लेकिन इस वाले में मान के चलिए कोई कम पाया है या बराबर पा गए, एक हिसाब से उसमें भी है, लेकिन वो अपने स्वयं से दे सकते हैं, जैसे गठबंधन कर लेते हैं, वो गठबंधन कर लेते हैं वहाँ पे, बात एक ही है, लेकिन बस वो यहाँ ठीक है। नियम है, वहाँ नियम नहीं है, तो अपने से कर लेते हैं। तो ये है आपका एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, ठीक है। एकल संक्रमण का मतलब उनका वोट उठा के उनको, उनका उठा के वोट उनको, ठीक है। जो मतलब दो लोग बराबर आ गए, दो लोग बराबर आ गए, और जो सबसे कम पाया होगा उसका आधा वोट इधर दिया जाएगा, आधा वोट उधर दिया जाएगा, इसमें आधा बंटवारा कर देता है। अब जो जीतेगा वो जीत जाएगा। यहाँ पे आप गठबंधन से भी नहीं बना सकते, अब यहाँ बराबरी बांटा जाएगा तब होगा, लेकिन वहाँ पे गठबंधन से बना सकते हैं, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल डिफरेंस, बस यही समझना आपको है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। ये समझाया हमारे चुनाव की प्रणाली कैसे होती है, चुनाव कैसे कराया जाता है, ठीक। चुनाव आगे मतलब हमारे यहाँ ये सिस्टम अपनाया गया है कि पहले वाला पाव भी रहेगा, अनुपातिक प्रणाली भी रहेगी। अब इसमें किसका किसका चुनाव होगा, देखिए ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद, इन सबों का चुनाव होगा इस वाले में, ठीक है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति हम पढ़ाएं आपको, ठीक है। इस वाले में राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का और विधान परिषद का चुनाव होगा, ठीक। पढ़ाए हैं राज्यसभा इतना अच्छे से।
अब हमारे यहाँ चुनाव कितने प्रकार का होता है, चुनाव हो गया, क्या सिस्टम है ये भी हो गया, ठीक है। अब चुनाव के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के चुनाव हो सकते हैं। एक है आम चुनाव, ठीक है, आम चुनाव। मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव, ठीक है, ये सब पढ़े हैं, ये सब बताया गया है। लेकिन जैसे ही आएगा निर्वाचन आयोग, इस वाले में सब आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब कभी भी आप पीछे संसद पढ़ेंगे तो इधरिया का आर्टिकल उठा के पीछे में दिया रहता है। मान के चलिए कि आप संसद पढ़ रहे हैं, जब आप संसद बुकों में पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप कभी कभी देखिएगा कि इसकी चर्चा तो यहाँ से यहाँ तक है, इसके बीचों में ये वाला आर्टिकल वो कहाँ लाया है। मान के चलिए जो 52 से 151 तक है, लेकिन तुरंत निर्वाचन आयोग का उठा के दे देगा इनको, ठीक है। तो वो आपको समझाने के लिए रहता है। तो हमारे यहाँ चुनाव का प्रकार है आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव, ठीक है। आम चुनाव का मतलब है कि जो वर्ष निर्धारित किया गया था, वर्ष जो उसके लिए निर्धारित था, हाँ बोला अजीब है लोग, जो वर्ष निर्धारित है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ लोकसभा, विधानसभा, ठीक है, इन सबों का जो चुनाव होता है, इनका समय निर्धारित है कि आप 5 साल के लिए इसका कार्यकाल रहेगा। इसका जो चुनाव होगा वो 5 साल के लिए होगा। जो प्रधानमंत्री इनसे बनेगा, जो मुख्यमंत्री बनेगा, वो 5 साल के लिए रहेगा। ये होता है आपका आम चुनाव, ठीक है। यानी 5 साल बाद वो समाप्त हो जाएगा, अब दूसरी सरकार फिर चुनी जाएगी, ठीक है। वो होता है आम चुनाव। समझा रहे चीज, जिसका कार्यकाल निर्धारित था और वो सरकार अपने कार्यकाल पे समय जो उसकी पूरी हो गई, उस कार्यकाल के पूरा होने पे हटी है, वो होता है आम चुनाव। यानी कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव दूसरा कराना पड़ा, ये होता है आम चुनाव, ठीक है। एक होता है मध्यावधि चुनाव, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि ये नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, ठीक है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, गठबंधन में थे, ठीक है भाई। इन्हीं लोगों का उदाहरण लिया जाएगा ना, किसका उदाहरण लेके हम समझाएं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, जब चुनाव जीते थे लोग तो बीजेपी के साथ थे, नीतीश कुमार उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, चुनाव जीत गए। लेकिन जब वो चुनाव जीत गए तो उनको ख्याल आया 1-1.5 साल, उनको ख्याल आया 1-1.5 साल बाद, अरे अभी की कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किए हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं क्या बता रहे थे, जेडीयू प्लस बीजेपी मिलकर पहली बार जब चुनाव लड़े वो लोग, तो वो लोग सरकार बनाए अपने 2020 में, ठीक है। जब सरकार बनाए तो नीतीश कुमार को ख्याल आया 1.5 साल बाद, 1.5 से 2 साल बाद नीतीश कुमार को ख्याल आई तो हम कहीं गड़बड़ हो गया, लगता है प्रधानमंत्री 2024 में ना बन पाएंगे। अब उन्होंने क्या किया कि अपना गठबंधन तोड़ दिया। अब कि उनका गठबंधन जब टूट गया तो वहाँ पे पार्टियाँ हो गई 3, और तीनों पार्टियों के पास अलग अलग
हो गया, यानी उनके पास बहुमत बचा ही नहीं। जो साधारण बहुमत आपको चाहिए सरकार बनाने के लिए 50% +1, वो उनके पास बचा ही नहीं। दूसरी बात, वो तो मिल के उसके साथ आरजेडी के साथ अपनी सरकार बना लिए, लेकिन वहीं पे जब 2020 में चुनाव हुआ तो गठबंधन करके बनाए, तो 5 साल के लिए कार्यकाल हुआ, तो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेगा ना, नीतीश कुमार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे ना। अब होगा क्या, उन्होंने तोड़ा नाता बीजेपी से, अब वो ना आरजेडी में शामिल हो रहे हैं ना बीजेपी में जा रहे हैं, वो खुद अकेले हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि 5 साल में जो कार्यकाल था, टेन्योर जो 5 साल का था उस सरकार का, वो 2 साल में ही खत्म हो गया। अब 2 साल में ख़त्म हो गया। हम आपको पढ़ाए हैं कि कोई भी चुनाव होता है तो 6 महीने के अंदर कराया जाता है, लेकिन उसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये तो बीचों में हट गए हैं, यानी कहीं ना कहीं चुनाव कराने की जरूरत होगी। तो सरकार जो निर्वाचन आयोग है वो कहती है राज्यपाल से कि राज्यपाल जी उनसे कहिए कि किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन बना के पार्टियाँ बना ले, सरकार बना ले, नहीं तो हमको चुनाव कराना होगा, फिर पैसा खर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन अब बीजेपी जेडीयू मान ही नहीं रही है, बीजेपी अलग चल रही है, आरजेडी अलग चल रही है। होगा क्या, मजबूरन निर्वाचन आयोग को चुनाव कराना पड़ेगा, उसी को कहते हैं मध्यावधि चुनाव। अभी सर तत्काल सरकार है नीतीश कुमार की, तो क्यों फिर चुनाव कराना पड़ेगा, कार्यकाल ही खत्म नहीं हुआ है। हम क्या बताएं, सुने इस चीज़ को, हम क्या बताएं इस चीज़ को, आप सुने सर। तो अभी राहुल गांधी की पार्टी का गठबंधन है, देखिए गठबंधन है, लेकिन हम आपको बताएं कि ये पार्टी अलग किससे हुए हैं, बीजेपी से अलग हुए। तो हम आपसे भी बोले ना कि न ये बीजेपी में जा रहे हैं न ये आरजेडी में जा रहे हैं, बोले कि नहीं चीज़। तो जब आरजेडी में शामिल ही नहीं होंगे तो फिर आप गठबंधन बनाएंगे कहाँ से। जब गठबंधन नहीं बनाएंगे तो सरकार बनाने के लिए आपके पास सीट होने चाहिए 50% +1, ये साधारण बहुमत नहीं। साधारण बहुमत बीजेपी के पास है, न ही आरजेडी के पास है और न जेडीयू के पास है। तो सरकार बनी कैसे, लेकिन इन लोगों ने सरकार मिलके 2 साल सरकार चला लिया है, 2 साल सरकार चला लिए हैं, ठीक है। अब ये हट गए, अब किसी में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो बीच में चुनाव हो गया कि नहीं, सरकार गिर गई। अब फिर निर्वाचन आयोग पगलाएगा, कहेगा यहाँ पे कराना है चुनाव, ये लोग नहीं मानेंगे सब, अब चुनाव करेंगे दोबारा। ये हो गया मध्यावधि चुनाव, ठीक है। ये होता है मध्यावधि चुनाव, यानी उसका कार्यकाल बीच में समाप्त हो गया। या हो सकता है कि अचानक कुछ लोग निकल दिए, ऐसा ऐसा सिस्टम बन सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो होता है मध्यावधि चुनाव, ठीक। एक होता है उपचुनाव। अब उपचुनाव क्या होता है, ये अलग है। उपचुनाव में हो सकता है जो वो व्यक्ति चुनाव लड़ा था वो अपना पद त्याग दे, ठीक है, या तो उसको पार्टी निकाल दे, पार्टी से त्याग पद दे दे, ठीक है, मतलब इसको इस्तीफा बोलते हैं। या तो उसकी मृत्यु हो जाए, या तो उसको सजा हो जाए, ठीक है, 2 साल से अधिक का सजा हो जाए। अब क्या होगा कि ये उपचुनाव कराना क्यों होगा, मान के चलिए कि किसी भी विधानसभा या लोकसभा सीट से कोई व्यक्ति चुनाव जीता है, जैसे वहाँ से दारा सिंह चौहान लड़े थे और एक और लड़ा था, ठीक है। दारा सिंह चौहान जो दोनों लोग चुनाव लड़े थे, एक उसमें विधानसभा का सदस्य था, ठीक है, लेकिन उसको अचानक पता नहीं क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी से जीता था, चला गया वो बीजेपी में। और अभी आएगा इसी वाले में हम पढ़ाएंगे कि इसके पास जब ये निर्वाचन आयोग पढ़ाना शुरू कर देंगे तब उसमें बताएंगे कि निर्वाचन आयोग की शक्ति क्या होती है। तब वहाँ पे आपको पता चलेगा कि निर्वाचन आयोग की शक्ति ये भी होती है, जो चुनाव आयोग जो चुनाव लड़ते हैं उनकी योग्यता बताएगा, कैसे दल बदल नियम कानून लगते हैं, ठीक है, वहाँ बताया जाएगा। तो अब है कि वो अपना एक पार्टी से दूसरे पार्टी में गए, यानी ऐसा नियम है कि अगर आप अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में शामिल होंगे, आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और आप विधानसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। यानी अभी आप, यही है 2022 में चुनाव हुआ था, मऊ घोसी, उत्तर प्रदेश का मऊ घोसी है, यहाँ पे चुनाव हुआ, ठीक है। जब मऊ के घोसी में चुनाव हुआ, अभी चुनाव 2022 मई में हुआ था,
तब तक बीच में ही 2023 में सितंबर अक्टूबर के समय, हाँ सितंबर के समय चुनाव था, सितंबर के समय ही वो व्यक्ति शामिल हो गया बीजेपी में, यानी पूरे 1 साल भी नहीं रहा। अब उसके जगह चुनाव करना पड़ा, सब उपचुनाव, ठीक है। दूसरा बात, उसी मऊ के जस्ट बगल में आजमगढ़ है, ठीक है। या तो अपने सदस्य, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा के सदस्य छोड़ के इसकी ले लें, चाहे इसकी छोड़ के इसकी ले लें। अखिलेश यादव 2022 में समाजवादी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश के करहल सीट से वो जो है चुनाव लड़े, जबकि इस चुनाव लड़ते वक्त वो लोकसभा के सदस्य थे आजमगढ़ से। लेकिन 2019 में चुनाव हुआ था लोकसभा का और 2022 में उन्होंने लोकसभा के सदस्यता त्याग दिया, यानी 3 साल बाद ही बचा था अभी 2 साल, यानी उस 2 साल के लिए चुनाव फिर कराना पड़ा। दिनेश लाल यादव निरहुआ वहाँ से चुनाव लड़े और दिनेश लाल यादव चुनाव जीत गए। वही होता है उपचुनाव, यानी बीच में ही जब सदस्यों की सदस्यता जाए और चुनाव वो होता है उपचुनाव। जब कभी सरकार गिर जाए, सरकार का समय समाप्त हो जाए और बीच में सरकार का फिर से वोटिंग होने लगे, वो होता है मध्यावधि चुनाव। और आम चुनाव होता है कि सरकार अपना कार्यकाल समाप्त कर चुकी है, अब चुनाव उसका हो रहा है, वो होता है आपका आम चुनाव, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे यहाँ चुनाव के प्रकार हैं। वो तो उपचुनाव घोषित वाला पार्टी बदल रही है, हाँ वो आगे क्या पार्टी फिर वो समाजवादी पार्टी के हो गए। तो वहाँ पे मैटर हुआ था ना, गाड़ी इंश्योरेंस वाला एक ग्रुप टेक दिए थे, देखा थे दादा दिन काला पेड़ ग्रुप टेक दिए थे, गाड़ी तो करते ही। अरे इस सब उनका नौटंकी रहता है। आगे देखे जाइए आगे कि होता है क्या, लोग का नियम अपने लिए बना के रखे हैं, देखिएगा। अब हम लोग शुरू करेंगे निर्वाचन आयोग। अब तक तो बहुत पढ़े थे, चर्चा है 324 में। अब इस 324 में, इनके अनुच्छेद 324 में अब इसकी शक्ति क्या है, क्या कार्य है इसके, ठीक है, ये क्या क्या कर सकती है, ठीक है, क्या क्या इसके अंदर पावर है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, किस चीज़ को मना कर सकती है, किस चीज़ को मना नहीं कर सकती है, ये है आर्टिकल 324 के अंतर्गत, ठीक है। अब एक पूरे टोटल आर्टिकल में यही निर्वाचन आयोग पढ़ना है 1-2 दिन तक लगातार, ठीक है। अब जब निर्वाचन आयोग बन रहा है तो हमारे यहाँ चुनाव करा रहा है, ठीक, तो जैसे हर किसी का अध्यक्ष है, इसका भी एक अध्यक्ष होगा, ठीक है। हमारा जो निर्वाचन आयोग है 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को हमारा निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ये चीज़ याद रखिएगा कि 25 जनवरी 1950 को हमारे निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक। जब की गई तो इसमें कहा गया कि इसमें एक सदस्य होगा, ठीक है, एक सदस्य होगा और वो होगा अध्यक्ष। छोटे छोटे बच्चे हैं सब ना, एक सदस्य होगा, ठीक। और ये सदस्यता अक्टूबर 1989 तक चली, ठीक है, 25 अक्टूबर 1989 तक चली। लेकिन इसी समय सरकार ने क्या किया, 21 वर्ष उम्र घटा के 18 वर्ष कर दी, और 3 साल घटाने पे जो जनसंख्या थी वोटिंग करने की वो बढ़ गई, ठीक है। जब उम्र घटाए थे, जैसे यूपी पुलिस का भी फॉर्म फिलअप करना था, 22 से तुरंत किए 25 साल, यानी जो पीछे के लोग होंगे उनकी तो भर जाएगी,
वो भी भर देंगे। यानी जहाँ पे उस 3 वर्ष घटाने में कम से कम 7-8 लाख बच्चे आ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 25 जनवरी 1950 से 25 अक्टूबर 1989 तक ये एकल सदस्यता चली। ठीक है, एकल सदस्यता चली थी। ठीक, लेकिन 25 अक्टूबर 1989 के बाद ये हो गई 3 लोगों की सदस्यता। ठीक है, ये 25 अक्टूबर 1989 के बाद 3 लोगों की हो गई। फिर इसी 89 में ही 1 लोगों की कर दी गई। फिर उसी 89 में फिर 1 लोगों की कर दी गई। 89 से 90 में 1 लोगों की फिर कर दी गई। पहले 1 था, फिर 3 का हुआ, फिर 1 कर दिया गया। लेकिन फिर 1993 में 3 लोगों को कर दिया गया। और आज तक यही नियम चल रहा है कि 3 निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। ठीक है, हमारे जो पहले निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे सुकुमार सेन थे। पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन था? सुकुमार सेन। इस समय वर्तमान में राजीव कुमार है। तो 3 होंगे ना? ठीक, अलग अलग उनके नाम है, लेकिन एक मेन जो अध्यक्ष हैं, अब इन तीनों में एक अध्यक्ष है, एक अध्यक्ष, बाकी 2 अन्य सदस्य हैं। लेकिन पावर तीनों का सेम होता है। इनका शक्ति एकदम बराबर होगी। ठीक है, अगर कोई भी काम इनको करना है, अगर वो काम इनका नहीं हो रहा है, मतलब सहमति नहीं बैठ रही है, तो वो काम बहुमत के आधार पर होगा। ठीक है, किसी चीज़ पे इन लोगों का निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो वो निर्णय कैसे होगा? बहुमत से होगा। ठीक है, ये भी इसकी चर्चा जो है निर्वाचन आयोग का, ये अभी इसमें बहुत कुछ है, लेकिन आज इसको स्टॉप करना होगा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद फिर आगे कल पढ़ाया जाएगा। हम लोग मैप देख लेते हैं।